सरकार के अनाज भंडार में कई लॉरी वाले कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे। ये लॉरियां सरकार का सब्सिडी अनाज देश के हर कोने में पहुंचाते थे। इन्हीं में एक था नत्थू। नत्थू बड़ा ही शातिर था। वो जुआ खेलता, दारू पीता, हर किस्म का नशा करता था। सरकारी पगार से उसके ये शौक पूरे नहीं हो पाते थे। इसलिए नत्थू ने एक नया तरीका सोच लिया था। गोदाम में उसके लॉरी में गिनकर बोरियां भरी जाती थी, लॉरी के लिमिट के हिसाब से। लेकिन जैसे ही नत्थू गोदाम से बाहर निकलता तो वो सवारियां और माल ढूंढ लेता था। मेरी 4 बोरियां शहर पहुंचानी है, कितना लोगे? 200 रुपए। ये नत्थू की ऊपर की कमाई थी, पर अब नत्थू को लगने लगा था कि उसे ये सब भी कम पड़ रहा है। मुझे और कुछ करना पड़ेगा। इस चिल्लर से मेरा कुछ नहीं हो रहा। मेरी लोरी में लगभग 100 बोरियां आती हैं। उन सब में से मैं 1-1 किलो भी अनाज चोरी कर लूं तो मेरे पास रोज का 100 किलो अनाज होगा। मेरी तो चांदी ही चांदी है। नत्थू ने लॉरी साइड लगाई और अनाज को दूसरी खाली बोरियों में भरने लगा। अब लगभग उसके पास 4 बोरी चुराया हुआ अनाज था। अब पहले इसे बेचना है। तभी नत्थू को याद आया कि उसका एक दोस्त एक किराने की दुकान पर काम करता था। नत्थू ने लॉरी सीधे उसी दुकान पर ले ली। क्या भाई नत्थू, आज यहां? सुन, तेरे सेठ को पूछ, उसको अनाज चाहिए क्या? तू कहां से अनाज लाया? वो तुझे क्या करना है? आम खा, गुटली ना गिन। ठीक है, रुक, पूछता हूं। गोविंद अंदर गया और सेठ से बात करके उसे बाहर ले आया। कितना दाम लोगे? 10 रुपए किलो। रोज 100 किलो दे सकता हूं। सेठ ने अनाज को देखा। 9 रुपए किलो। ठीक है। नत्थू ने 4 बोरी अनाज दे दिया और उसे 900 रुपए मिल गए। वो खुश था। इन पैसों से नत्थू ने अपनी अय्याशी जारी रखी। वो अब और भी ज्यादा दारू पीने लगा था। अब से नत्थू रोज 100 किलो अनाज दुकानदार को बेच देता था और 900 रुपए ले लेता था। जल्द ही नत्थू ने अपने लिए सोने की चेन खरीद ली थी और अब वो थाट में काम पर आता था। ये बात उसके सुपरवाइजर को खटकी। क्या बात है नत्थू, आजकल सोने में लदे रहते हो? अब क्या बताऊं साहिब, गांव की खेती बेच दी और उससे चेन बना ली। नत्थू के सुपरवाइजर को ये बात समझ नहीं आई। इस दिन सुपरवाइजर ने नत्थू का पीछा किया अपनी बाइक से। सुपरवाइजर ने देखा कि नत्थू ने अनाज की बोरियों में से अनाज चोरी करके 4 बोरियां बना ली। सुपरवाइजर ने पीछा जारी रखा और देखा कि वो 4 बोरियां नत्थू ने दुकानदार को बेच दी और पैसे ले लिए। तो ये बात है। अगले दिन सुपरवाइजर पुलिस के जीप में बैठा था और पुलिस के जीप ने नत्थू का पीछा किया। नत्थू ने हमेशा की तरह लॉरी साइड लगाई और अनाज चोरी करने लगा। आज पुलिस ऑफिसर ने नत्थू का वीडियो बना लिया। फिर जैसे ही नत्थू अनाज दुकानदार को बेचने वाला था तो दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साहब, मुझे पता नहीं था कि ये अनाज चोरी का है। दिखता नहीं, ये सरकारी लोरी है। इसमें गरीब लोगों का राशन जाता है। तुम जैसे कमीनों की वजह से देश के गरीब को अनाज नहीं मिलता। अब तुम दोनों जेल में सड़ो। नत्थू, गोविंद और सेठ को सरकारी अनाज के काले बाजारी के जुर्म में सजा हो गई। रमेश जी और सारिका जी का एक खुशहाल परिवार है और उनकी एक बेटी है संस्कृति। रमेश जी कुछ साल पहले ही रिटायर हुए हैं और उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है। संस्कृति बेटी होने के साथ साथ एक बेटे होने का फर्ज भी निभाती है।
घर के बाहर के सारे काम संस्कृति करती है, जैसे मार्केट जाना, सामान लाना इत्यादि। रमेश जी और सारिका जी चाय पी रहे थे। अजी सुनते हो, संस्कृति की शादी की उम्र हो गई है। हाँ, हो तो गई है, मगर कोई अच्छा रिश्ता तो मिले। कल गांव वाले मामा जी का फोन आया था, कह रहे थे उनकी नजर में एक अच्छा रिश्ता है। लड़का इसी शहर का है और आईटी कंपनी में जॉब करता है। तो उन्हें बुला लो, संडे को बात कर लेते हैं। श्रवण और उसके माता पिता संस्कृति को देखने उसके घर आते हैं। सब आपस में एक दूसरे से परिचय करते हैं। श्रवण और संस्कृति बाहर गार्डन में बात करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद संस्कृति अपने साथ अपनी मोटरसाइकिल भी ले आती है। संडे का दिन है। श्रवण और संस्कृति का मोटरसाइकिल पे लॉन्ग ड्राइव का प्लान है। संस्कृति मोटरसाइकिल स्टार्ट करती है और दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों वापस आ जाते हैं। माँ जी, आज बहुत मज़ा आया, मैं चेंज करके आती हूँ। श्रवण बेटा, ये बहू का मोटरसाइकिल चलाना ठीक नहीं है। लोग बातें बनाते हैं, बहू घर के काम करे, यही अच्छा है। माँ जी, अब जमाना बदल रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, ना तो ना। बहू, आज मेरी सहेलियां आ रही है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो तेरी फटफटिया है ना, इसे ढक दे, नहीं तो सारी बातें बनाएंगी। जी माँ जी। सारी सहेलियाँ आ जाती है। संस्कृति उनके लिए खाने के लिए स्नैक्स ले आती है। अरे बहू, ये तूने बढ़िया किया, बहुत भूख लग रही थी। अरे भूख के कारण मैं ठीक से गप्पे भी नहीं मार पा रही थी। वाह बेटा वाह। अरे गीता, सुना है तेरी बहू तो मोटरसाइकिल भी चलाती है। अरे बहू, कभी हमें भी घुमा दे। अरे तू भी ना, तुझे तो पता है आजकल की बहुओं का काम कुछ करना नहीं, बस फालतू के काम करवा लो। अरे तू पकोड़े खा। संस्कृति को बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद श्रवण और पिताजी दूसरे शहर शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं। रात को संस्कृति और उसकी सास खाना खाते हैं, फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। बहू, बहू। संस्कृति जल्दी वहां जाती है और देखती है उसकी सास को बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ जी? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ करती हूँ माँ जी। संस्कृति एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करती है, मगर फ़ोन नहीं लगता। वो कई बार मिलाती है, मगर नहीं लगता। सोच रही होती है करे तो क्या करे। तभी वो अपनी मोटरसाइकिल से कवर उठाती है, अपनी सास को अंदर से उठा के लाती है और मोटरसाइकिल पे बिठा देती है और फिर खुद भी बैठ जाती है। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। माँ जी, मुझे पकड़ के रखो, बस हम पहुँचने वाले हैं। दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। नर्स व्हील चेयर पे माँ जी को अंदर लेके जाती है। डॉक्टर चेक करके गीता को इंजेक्शन देता है और उसको आराम मिल जाता है। सही हुआ आप इन्हें यहाँ टाइम पे ले आई, वरना तबीयत और बिगड़ सकती थी। मैंने कुछ दवाई लिखी है, ये इन्हें टाइम से दे देना। आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे इस मोटरसाइकिल के कारण बहुत बुरा कहा और आज इसी मोटरसाइकिल ने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ करना। अरे माँ जी, आप ये बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आपके ही आशीर्वाद से हम हैं और सास की सेवा करना तो मेरा फर्ज है।